हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आर्ट हैकर्स पे। बच्चा आज की क्लास रहने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो बेटा बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हमने पहली बार अंग्रेजों का विद्रोह किया था। आखिरकार हमारी पहली कोशिश जो हमने अपनी आजादी के लिए की, हमारा पहला एफर्ट। अब ये क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई और किस तरीके से कंट्रोल्ड थी और इसके पीछे क्या रीजन थे, हर एक चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चा हम देखते हैं एक डेट, 10 मई 1857 1857। ये लड़ाई शुरू होती है बेटा मेरठ कैंट से, मेरठ कैंट, और अगली ही सुबह यानी कि 11 मई को ये पहुंच जाते हैं कहां बेटा, दिल्ली। सुबह तड़के का टाइम था, तड़का मतलब कि सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम था। अब मॉर्निंग टाइम पे रमजान का महीना चल रहा था। जो अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है, लास्ट मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। वो बेसिकली अभी सहरी करके ही निकले थे। सहरी मतलब कि सुबह सुबह जो रमजान के मंथ में खाना खाते हैं ना, उसे कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें बेसिकली प्यार से बोला गया जी, अब इन्हें दिख रहा था कि लाल किला को चारों तरफ से घेर लिया गया है। घेरने वाले कौन थे, घेराव करने वाले कौन थे, सबके सब सिपाही थे, आम सिपाही थे जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर को इसलिए चुना क्योंकि उससे पहले मुगलों का ही शासन चल रहा था, तो लीडिंग के लिए एक नेता चाहिए था, ठीक है, लीडरशिप के लिए। अब देखो, आंदोलन को लीड करने के लिए एक नेता चाहिए होता है ना, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को चुन लिया कि बहादुर शाह जफर को बोला अब हमारे मूवमेंट को आप ही लीड करोगे। क्लियर हो गई बात? अब इसके साथ बेटा ये कहानी आगे बढ़ती गई। उन्होंने जैसे ही ये किया, सबसे पहले तो जबरन स्वीकार किया था। जो बहादुर शाह जफर थे, उन्हें जबरन स्वीकार करना पड़ेगा था नेतृत्व, वो ऐसा चाहते नहीं थे। क्लियर हुई बात? वो नेतृत्व को स्वीकार करना ही नहीं चाहते, तो जबरदस्ती उन्हें एक मतलब होता है ना, बंदूक के बल पे उन्हें मनाया गया कि आपको लीड करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने नाम मात्र का नेतृत्व स्वीकार किया। क्लियर हुई बात? अब 10 मई को जब ये शुरुआत हुई तो बेटा ये जैसे ही आगे बढ़ने लगा विद्रोह, ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा शास्त्रागार पर कब्जा करने लगे। शास्त्रागार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शस्त्र रखे होते हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे राजनीतिक बंदी थे यानी कि राजनीतिक कैदी थे, सबको छुड़वाने की कोशिश में लग गए, ठीक है, और जेल वगैरह तोड़ दिए और अंग्रेजों से जुड़ी हर एक दफ्तर को तोड़ फोड़ करने लगे, ठीक है। और उसी के साथ बेटा क्या किया इन्होंने, उसी के साथ यहाँ से धीरे धीरे लोग, आम जनता भी इस विद्रोह में शामिल होने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो सिपाही थे, ठीक है, ये सिपाही किसके थे, आम जनता के ही तो बेटे थे, हमारे भारतीयों के ही बेटे थे। तो धीरे धीरे इसमें आम जनता भी शामिल होने लगी, और आम जनता के साथ साथ बेटा अब ये विद्रोह केवल और केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रहा। धीरे धीरे विद्रोह हर उस चीज से जुड़ गया जो अंग्रेजों से जुड़ी थी, ठीक है, अंग्रेजों से जुड़ी हर चीज का विद्रोह शुरू हो गया, हर चीज का विद्रोह। जैसे कि चाहे हम बात करें साहूकारों की, किसकी, साहूकारों का भी ये विरोध करने लगे, क्योंकि ये मानते थे कि साहूकार एक तो हमारे एक्सप्लॉइट तो करते ही हैं, बल्कि वो अंग्रेजों के पिठलग्गू भी है। पिठलग्गू का मतलब समझते हो ना, जो उनके पीछे 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 चलते हैं, ठीक है, यानी कि इन्हें ऐसा लगा कि जो साहूकार है वो भी अंग्रेजों के ही एजेंट है, तो यहाँ से उन्होंने साहूकारों का विरोध करना भी शुरू कर दिया। क्लियर होगी बात? अब बेटा अब हमें देखना चाहिए आखिरकार सर ये विद्रोह तो चल रहा था, तो इसमें संचार कैसे कंट्रोल हो रहा था। संचार का मतलब क्या होता है बेटा, एक दूसरे से, अब देखो इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, वो एक ही लय पे चल रहा है। लय का मतलब क्या, सबके तरीके एक जैसे हैं और एक नीतिगत तरीके से चल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है सबके बीच कोई ना कोई संचार रहा होगा। संचार का मतलब क्या होता है बेटा, एक कम्युनिकेशन रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो संचार के साधन क्या क्या है, आखिरकार सबके बीच में संचार कैसे बनता है। तो कई सारे तरीके रहे होंगे, जैसे कि पहला सबसे आसान दूतों के द्वारा। दूत जानते हो ना, बेसिकली एम्बेसडर्स। क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह संदेश को पहुंचाने के लिए दूत काम करते होंगे। क्लियर? फिर उसके साथ देख सकते हैं बेटा हम पत्र या चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते होंगे ये लोग, ठीक है, उनके थ्रू भी होता होगा। और एक और तरीका जो रहता था बेटा, वो क्या रहता था इनका,
एक मौखिक संदेश। मौखिक संदेश का मतलब क्या होता था, ये बड़ा सिक्योर तरीका था इनका। सिक्योर का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे कि मान लो ये ना एक इस तरीके से भी संदेश पहुंचाते थे, जैसे कि मान लो मैंने एक को बताया, मैंने ए को बताया, ए ने बी के कान में बताया, बी ने सी के कान में बताया, सी ने डी के कान में बताया, ये ऐसे ही कंटिन्यू एक चैन की तरह चलता रहता था। ये हो गया क्या बच्चा, मौखिक संदेश। ठीक है, और मौखिक संदेश की काफी ज्यादा वैल्यू थी क्योंकि ये फास्ट भी था, फास्ट प्लस सिक्योर दोनों था। ठीक है, तो काफी सारे लोग यही मौखिक मतलब मौखिक संदेश का इस्तेमाल करते होंगे। और उसके साथ बेटा एक चार्ल्स बॉल है, उन्होंने और भी बताया। चार्ल्स बॉल ने एक चीज बताई है, चार्ल्स बॉल ने बताया कि रात को रोज डेली नाइट में क्या होता था, डेली नाइट में पंचायतें बैठती थी कानपुर में। कहां पे, कानपुर में पंचायतें बैठती थी। ठीक है, अब कानपुर में पंचायतें बैठने का मतलब क्या है बेटा, कानपुर में पंचायतें बैठने का मतलब यह है कि कानपुर में कंटिन्यू पंचायत हुआ करती थी रोज डेली रात को, जिसमें पूरे दिन का ब्यौरा तैयार किया जाता था। आखिरकार हमने क्या क्या एक्टिविटीज आज की और क्या क्या एक्टिविटीज हम कल करेंगे, ये सारी चीजों का ब्यौरा तैयार होता था। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद बेटा मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाता हूं जिसका नाम है अनुयायी और नेता। दैट्स मीन कैसे अलग अलग एरिया से अलग अलग लीडर्स इसे कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि बेटा एक लीडर नहीं था, एक एरिया नहीं था, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और हर एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी एक लीडर की जरूरत थी। तो सिपाहियों ने उन्हें जबरन भी की, मतलब ज्यादातर को तो जबरन स्वीकार करना पड़ा था। ठीक है, और कई सारे लोगों ने स्वेच्छा से भी स्वीकार किया। जैसे कि हम बात करें बेटा दिल्ली के बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक भी थे, क्या थे, अंतिम मुगल शासक। ठीक है, इन्होंने जबरन स्वीकार किया था। ठीक है, और उसके साथ बेटा नाना साहिब को आपने नाम सुना ही होगा, ये बेसिकली कानपुर से थे। कहां से, कानपुर से। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग हैं जिन्होंने आंदोलन को लीड किया। आपने सुना ही होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई जी की बात चल रही है। बिहार से किया कुंवर सिंह ने, जो कि एक जमींदार थे। ठीक है, और यहां से बेटा ये लखनऊ से बिरजिस कदर ने किया। ठीक है, और यहां से छोटा नागपुर से गोनू ने किया। गोनू एक आदिवासी नेता थे। कौन थे, आदिवासी नेता थे। नाम याद रखना, गोनू का पूछता है एक ऐसे आदिवासी नेता का नाम बताओ जो कि विद्रोह में शामिल हुए थे, तो गोनू एक नंबर में पूछता है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद बेटा हमें एक टॉपिक को देख लेना चाहिए, वो क्या है हमारा, विद्रोह के कारण। आखिरकार ये विद्रोह किन कारणों से हो रहा था, विद्रोह के कारण। तो विद्रोह के कई सारे कारण हो सकते हैं बेटा, जैसे कि क्या, कुछ हो गए प्रमुख राजनीतिक कारण। एक हो गए बेटा सैन्य कारण, और हो गए बेटा क्या नाम है, राजनीतिक कारण हो गए, सैन्य कारण हो गए, अफवाहें और भविष्यवाणियां। फिर उसके बाद हो गया बेटा आर्थिक कारण। फिर हो गया बेटा सामाजिक और धार्मिक कारण। ये सब हो गए बेटा इस विद्रोह के पूरे कारण। ठीक है, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बेटा विद्रोह के कारण, तो आप इन सबको एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, आपको 8 के 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अब राजनीतिक कारणों में क्या था, सबसे पहले तो बेटा एक नीति आई थी। ठीक है, जिसमें दत्तक पुत्र को साम्राज्य नहीं दिया जा सकता। इसके तहत बेसिकली अंग्रेजों ने काफी सारी रियासतों को ब्रिटिश भारत में हड़प लिया था। यानी अंग्रेज एक नीति ले आए, आप रियासत केवल और केवल उसे देंगे जो आपका अपना पुत्र होगा, आप दत्तक पुत्र को रियासत नहीं दे सकते। ठीक है, दत्तक पुत्र का मतलब समझते हो ना, गोद लिया हुआ पुत्र। तो इस कारण जितने भी रियासतें थी उसके लोग या उसके जो
राजा हैं वो गुस्सा हुए होंगे नहीं हुए होंगे? जी सर बिल्कुल हुए होंगे। तो विद्रोह में शामिल होंगे नहीं होंगे? जी सर बिल्कुल होंगे। ठीक है, फिर सैन्य कारणों की अगर हम बात करें तो बेटा सैन्य कारणों में आ जाते हैं सैनिकों द्वारा किया गया, सैनिकों के साथ किया गया व्यवहार, सैनिकों के साथ व्यवहार एक सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, सैनिकों के साथ ये बड़ा ही दुर्व्यवहार करते थे। दुर्व्यवहार का मतलब उन्हें हमेशा ही छोटा दिखाते थे और उन्हें जबरन काम करवाते थे। और कई बार क्या होता था बेटा, उन्हें ना ही अपनी मर्जी से जागने देते थे, ना ही अपनी मर्जी से सोने देते थे। हमेशा उन्हें फील कराते थे कि तुम छोटे हो, उन्हें गाली गलौज करते थे। तो ये सब कारण है, सैनिक गुस्सा होंगे ही होंगे। उन्हें टाइम पे छुट्टियां भी नहीं मिलती थी और टाइम पे वेतन भी नहीं मिलता था। क्लियर? फिर उसके साथ आ गया बेटा अफवाहें और भविष्यवाणियां। कई सारी अफवाहें फैल रही थी, जैसे कि सबसे बड़ी अफवाहों की बात करूं मैं तो एक ईसाईकरण की अफवाह। ईसाईकरण का मतलब क्या है? उस टाइम पे अफवाह फैली कि अंग्रेज हमें जबरदस्ती ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब और उसके साथ भविष्यवाणियां भी काम कर रही थी। भविष्यवाणियां क्या है? जैसे कि एक प्लासी युद्ध के 100 साल बाद, है ना, भारत आजाद हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी, अभी समझा रहा हूं, इसका अलग से टॉपिक क्लियर करूंगा। ठीक है, फिर आर्थिक कारणों की अगर हम बात करें तो आर्थिक कारण में बेटा सबसे बड़ा कारण था कर। क्या था? कर, यानी कि हाई टैक्स। हाई टैक्स किसान भरते भरते पागल हो जाते थे। ठीक है, अब इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, टाइम पे वेजेस नहीं मिलेंगे, प्रॉपर खेती का रेट बहुत डाउन कर दिया जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है अंग्रेज गुस्सा होंगे, भारतीय गुस्सा होंगे ही होंगे। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण, ये सबसे तत्कालीन कारण के रूप में काम कर रहे थे। सबसे तत्कालीन कारण के रूप में ये ही काम कर रहे थे, यानी जो सबसे बड़ा रीजन बन रहा था। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या था बेटा? जो विद्रोह की शुरुआत करने वाले थे वो थे हमारे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ, उस टाइम पे एक अफवाह फैली। अफवाह क्या थी कि जो एक न्यू राइफल आई है, ठीक है, एनफील्ड राइफल। कौन सी आई थी? एनफील्ड राइफल। तो ये बताया गया कि इस एनफील्ड राइफल में बेटा सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। ठीक है, सुअर और गाय की चर्बी, देखो गाय की चर्बी, गाय हमारे में माता मानी जाती है, ठीक है, हिंदू रिलीजन में, और सुअर मुस्लिम रिलीजन में भ्रष्ट माना जाता है ना, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता। तो इससे दोनों ही रिलीजन पे वार हो रहा था एक साथ। ठीक है, तो सिपाहियों ने मिलकर क्या किया? उसका विद्रोह किया। मंगल पांडे के जो एक दोस्त थे विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक ने मंगल पांडे को ये विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मंगल पांडे ने यूज कर लिया। तब उसके बाद मंगल पांडे को सब लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया। तब मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। क्लियर हो गई बात? तो ये सब कारण समझ आ गए बेटा? हाँ बिल्कुल परफेक्ट, यही सब कारण है। अब आ जाएगा अफवाहें और भविष्यवाणियां। आखिरकार कौन कौन सी अफवाहें उस टाइम पे काम कर रही थी और क्या क्या भविष्यवाणियां चल रही थी? ठीक है, तो सुनो बेटा, अफवाहें और भविष्यवाणियों की बात करें तो अफवाहों में सबसे बड़ी अफवाह मैंने जैसे कि आपको बताई बेटा, ईसाईकरण। क्या? ईसाईकरण। ये अफवाह फैल रही थी कि अंग्रेज हमें ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं, और इसके पीछे कई सारे कारण भी थे, जैसे कि बेटा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। अंग्रेज उस टाइम पे भारत में बड़े स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। ठीक है, जिस कारण लोगों को डर था कि ये हमारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे। फिर ऐसे ही 1829 में बेटा आपको पता ही है विलियम बेंटिक ने एक नीति बनाई जिसके तहत सती प्रथा और बाल विवाह क्या हो गए? गैर कानूनी हो गए। ठीक है, तो अब ये सारी चीजों से हिंदुओं को लग रहा था कि ये हमारे रिलीजन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अफवाह भी फैली हुई थी क्या कि रोज रात को, मतलब जो आटा बिक रहा है ना, आटे में भी क्या है बेटा? सुअर और गाय की हड्डियों का चूरा मिक्स कर रखा है। और एक चपाती वाली अफवाह फैली हुई थी कि रोज रात को क्या होता है, एक वॉचमैन चपातियां बांटता है। ठीक है, ऐसी कई सारी अफवाहें काम कर रही थी। और एक जैसे कि मैं आपको भविष्यवाणी के बारे में भी बता दूं, एक भविष्यवाणी हो रखी थी प्लासी के युद्ध के एग्जैक्ट 100 साल बाद भारत आजाद हो जाएगा और भारत के वही पुराने दिन लौट आएंगे। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। उसके एग्जैक्ट 100 साल बाद ये लड़ाई हुई, यानी कि 1857। तो लोगों में एक बड़ा जोश काम कर रहा था कि आखिरकार अब हम आजादी लेकर ही रहेंगे। क्लियर हो गई बात? इसके आगे के टॉपिक के लिए बेटा पार्ट 2 का इंतजार करिए। ठीक है, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।